संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 18 सितंबर है। आज पुण्यतिथि होते छत्तीसगढ़ के एक माटी पुत्र बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल साहब के थोकन ओकर बारे में जानबो, ताकि आप जो कोई भी पीएससी के विद्यार्थी है या व्यापम आदि के तैयारी करत है, तेन मन के कोई भी प्रश्न ये महापुरुष से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है आप मन करा गलत नहीं हो। तो पहले ये महापुरुष के बारे में कुछ फैक्ट जानबो, ओकर बाद आगे की क्लास या आगे की न्यूज जानबो। हिंदी में आता हूँ और शुरू करता हूँ। तो बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल साहब किसी परिचय के वैसे तो मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में जो फैक्ट आपको जरूर जानने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो ये कि इनका संबंध कहाँ से था। इनका जन्म स्थान अकलतरा है, बिल्कुल ये जो जांजगीर चांपा वाला अकलतरा है उसी की बात कर रहा हूं मैं। वह उनका निवास स्थान आज भी है और एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा हमको ये भी जानना चाहिए कि इनका जन्म कब हुआ था। 1886 में इनका जन्म हुआ था, भादो माह की तीज को। कई जगह गणेश चतुर्थी के दिन भी इनका जन्म बताया जाता है, तिथि के आधार पर होता था, इसलिए डेट नहीं है। हाँ, पुण्यतिथि जरूर है। पुण्यतिथि यानी आज का दिन। पुण्यतिथि उस दिन को कहते हैं जिस दिन देहावसान होता है या मृत्यु होती है। तो आज ही के दिन यानी 18 सितंबर 1956 को इनका निधन हुआ। लेकिन अपने जीवन में वो आपके और हमारे लिए क्या कार्य कर गए ये भी हमें जानना जरूरी है, और कुछ अपने लिए जो उन्होंने अचीव किया था वो भी जानना जरूरी है। तो अगर मैं इन्हें कहूं कि छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर अंचल से पहले बैरिस्टर जिन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रख लेना चाहिए, याद रख लेना चाहिए। इंग्लैंड में जाकर के पढ़ाई की इन्होंने, बैरिस्टर का पद हासिल किया या बैरिस्टर की डिग्री हासिल की, और इस तरह से बिलासपुर के फर्स्ट ऐसे बैरिस्टर बने जो इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए, एलएलबी एंड बार एट लॉ की डिग्री जो है वो हासिल की थी। इसके बाद ये यहाँ आए और काफी समय तक इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। गुरुकुल कांगड़ी एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र है, आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। 1915 के समय में इन्होंने वहां अध्यापन का कार्य किया था। 1916 में ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भी अध्यापन का कार्य करते रहे थे। अच्छा, एक चीज तो बताना भूल गया, इंग्लैंड में जब अपने पढ़ाई के दौरान, अपने अध्ययन के दौरान इनको मौका मिला एक ऐसी संस्था से जुड़ने का जो भारतीयों की संस्था थी, इंग्लैंड में मौजूद थी। नाम था इंडिया हाउस। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना जैसे बहुत महत्वपूर्ण किरदारों ने इसको बनाया था, जहां क्रांतिकारी विचारक एकत्रित हुआ करते थे। ये भी उस दल से जुड़े और वहां कहते हैं कि इन्होंने बम बनाने की शिक्षा भी प्राप्त की थी। खैर, वापस आते हैं कहानी पर। जब ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सक्रिय हुए तो इन्होंने इनोवेटिव, नवाचारी एक तरीका निकाला। तरीका बहुत सिंपल था लेकिन बहुत प्रभावकारी था। इन्होंने रामलीला को माध्यम चुना राष्ट्र से लोगों को जोड़ने का। भाई, रामलीला के मंच को इन्होंने राष्ट्र जागरण का मंच बना दिया था। कैसे? तो भाई, रामलीला उन दिनों बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी, लोगों की भीड़ जुटती थी, और क्या ही बेहतर होता है कि इस भीड़ के सामने देश के बारे में कोई बात बता दी जाती सांकेतिक रूप से ही। यही कार्य किया था बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल साहब ने। 1919 से लेकर 1923 तक बिलासपुर में होने वाली रामलीला इस बात के लिए जानी गई कि उस मंच से देश हित में बहुत सी बातें कही गई और लोगों तक संदेश पहुंचाया गया। खैर, इनके योगदान को यहीं पर समाप्त नहीं करते और भी जानते हैं। इनको संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सर्व करने का मौका मिला। वो संस्था, वो सदन जिसने देश का संविधान बनाया, ये उसके पूर्णकालिक सदस्य रहे, यानी फुल टाइम मेंबर रहे 1946 से 1952 के दौर में। अब इतना जो आप जान चुके, तो एक फैक्ट और जानिए। इनका जो संबंध है वो या इनका अक्सर किस क्षेत्र जाति से थे ये भी पूछ लिया जाता है। तो भाई, सिसोदिया राजपूत थे, ये भी एक फैक्ट याद रखिए। पिता का नाम पूछता नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। पचकौड़ सिंह इनके पिताजी का नाम था। तो ये तो हो गए आज इनके बारे में बातें। अब आगे न्यूज पर आते हैं। तो जो न्यूज है आज हमारे पास, उसमें एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण न्यूज थी। राज्य के सभी 2048 धान खरीद केंद्रों में चबूतरे का निर्माण। तो आप सबको पता है धान खरीद केंद्रों में कितनी अव्यवस्था होती है, और इस कारण हर साल बहुत सारा अनाज सड़ जाता है, अंकुरण हो जाता है बीजों का वहीं रखे रखे। इन सब चीजों से बचने के लिए इस बार राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वो चबूतरों का निर्माण कराएगी। भाई, शेड भी बनने चाहिए, लेकिन बहरहाल चबूतरे बन रहे हैं। और ये घोषणा हुई है कि 2048 धान खरीद केंद्र जितने अभी छत्तीसगढ़ में हैं, उन सब में हर धान केंद्र में कम से कम 4 चबूतरे जरूर बनाए जाएंगे। और इसके पहले चरण का काम शुरू हो गया है, जिसमें 4649 चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए भी जगह चिन्हित करके वहां निर्माण कार्य जल्द ही प्रारंभ किया जाएगा, ऐसा आश्वासन स्वयं मुख्यमंत्री ने दिया है। तो देखें,
ये काम कितनी ईमानदारी से होता है और कैसे होता है। ध्यान रखें, हर धान खरीद केंद्र पे 4 चबूतरे। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। पंडित पी के तिवारी साहब। पंडित पी के तिवारी साहब वो नाम है जो अब जाना जाएगा यूनाइटेड नेशन के यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर उसके 75वें वर्ष में, चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पहुंच गया है, 75वें विश्व शांति दूत के रूप में उन्हें चुना गया है। यूनाइटेड नेशन के भीतर 75वें विश्व शांति दूत के रूप में चयनित हुए हैं और छत्तीसगढ़ से हैं, तो आपको ये नाम जरूर याद रखना चाहिए, पंडित पी के तिवारी। वैसे इनका संबंध साहित्य से भी है, कवि भी हैं, और अभी हाल फिलहाल में इन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान भी प्राप्त हुआ था। नीरज जी की स्मृति में, कवि गोपाल दास नीरज की स्मृति में नीरज शब्द शिल्पी सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ था। ये भी आप इनके बारे में याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर, ई लोक अदालत। तो भाई इस पर तो जो संकट छाया हुआ है वो दूर होने का नाम नहीं ले रहा है। ई लोक अदालत इस बार की भी कैंसिल हो गई है। 19 सितंबर होनी थी, लेकिन 16 सितंबर को ही एक समाचार आया जिसमें बताया गया कि भाई ड्यू टू सम रीजन, अब पता नहीं वो रीजन क्या है, कोरोना ही है बट ऑफ कोर्स, तो भाई कोरोना के कारण ही इस बार लोक अदालत नहीं हो पाएगी। वैसे कोरोना काल में छत्तीसगढ़ अंचल में ही विशेष ई लोक अदालत का आयोजन हुआ था, जो कि अपने आप में अनोखा था, और ये पहली ई लोक अदालत थी जो 11 अप्रैल को आयोजित हुई थी। उसके बाद दूसरे के लिए लगातार डेट पे डेट आ रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। ई लोक अदालत अगर आयोजित हो जाती तो बेहतर होता। लोक अदालत में आपको पहले भी समझा चुका हूं, सरल शब्दों में फिर समझा दे रहा हूं। एक ऐसी अदालत जहां दोनों पक्ष आपसी सहमति से जाते हैं कि वहां जो भी फैसला आएगा हम उसे मानने को मजबूर रहेंगे। क्लियर है? और उसके बाद और अपील नहीं की जा सकती, त्वरित निपटारा हो जाता है इससे मामलों का। फिर आते हैं 207 एल्डरमैन की नियुक्ति पर। ये एक समाचार था जो बहुत सुर्खियां बटोर गया। 207 एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है 50 नगरीय निकायों में। अलग अलग नगरीय निकाय हैं, और जिलों की अगर बात करें तो कुछ खास जैसे जिलों के नाम मैं बता देता हूं, रायपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग, कोरबा, चिरमिरी, रायगढ़, रिसाली, इन सब जिलों के भीतर यानी कुल मिलाकर के 50 नगर पालिका या नगर निगम के भीतर एल्डरमैन की नियुक्ति हुई है। उनकी संख्या 207 है। कुछ कुछ समाचार पत्रों में और भी संख्या दी हुई है अलग अलग। बहरहाल एल्डरमैन होता क्या है ये जान लेते हैं। एल्डरमैन को आप मनोनीत पार्षद कह सकते हैं। पार्षद तो आपको पता ही है, वोट देने जाते हैं आप, उसके लिए मतदान तो करते ही होंगे, क्योंकि पार्षद आप प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। भैया आप और हम मतदान करके आते हैं उसके लिए, स्याही लगवा करके। लेकिन क्या हो कि एक पार्षद मनोनीत भी हो, ऐसा सरकार, राज्य सरकार कर सकती है। मनोनीत पद पर एक निश्चित अनुपात बैठाने के लिए नगर पालिका या नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति की जा सकती है। इस एल्डरमैन को भी बिल्कुल पार्षद के ही बराबर का दर्जा प्राप्त होता है। इसे भी पार्षद निधि मिलती है, यानी पार्षद को खर्च की जाने वाली राशि जो होती है वो इसे भी प्राप्त होती है, जो ये शहर में किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इनको भी वेतनमान जो है या इनको जो भत्ता आदि है वो सभी भी जैसे पार्षद होते हैं उन्हीं की तरह 6,600 रुपए का मानदेय इन्हें भी प्राप्त होता है। इनके साथ एक बड़ी बात यह होती है कि ये नगर निगम या नगर पालिका की सामान्य सभा में तो भाग ले सकते हैं, लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकते। तो ये था एल्डरमैन। आप समाचार पत्रों में लगातार सुन रहे होंगे और सोशल मीडिया में भी बहुत सारे एल्डरमैन बनने की बधाई वाला मैसेज भी देख रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि एल्डरमैन होता क्या है। आज आप समझ गए होंगे। तो भाई एल्डरमैन यानी वो व्यक्ति जो कि सरकार का नजदीकी हो जाता है, उसको समझिए कि पार्टी हितैषी होने का फायदा मिल गया है। यही बात होती है और कुछ नहीं है। फिर बात करते हैं अगली न्यूज पर, ब्लैक बक, काला हिरण। इसमें अभी ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बारनवापारा अभ्यारण्य कहां पड़ता है आपको पता ही है, जिला बलौदाबाजार। वैसे इसका कुछ हिस्सा महासमुंद में भी है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है, ज्यादा कहां है, बलौदाबाजार में है। तो ब्लैक बक या काला हिरण छोड़ा जा रहा है वहां के जंगलों में। अभी तक वहां संरक्षित करके रखा गया था, रायपुर से माफी चाहूंगा, दिल्ली से मंगा करके रखा गया था। 50 ऐसे ब्लैक बक आए थे, काले हिरण, और अभी इनकी बढ़ती हुई संख्या जो है वो 74 तक हो चुकी है। इनको जंगल में खुला नहीं छोड़ा गया था, अब फाइनली इनको बाड़ा से दूर करके, यानी वो घेरे से दूर करके खुले विचरण करने के लिए जंगल में छोड़ा जाएगा। यानी अब आप बारनवापारा घूमने जाएंगे तो आजादी से घूमते हुए ब्लैक बक, काले हिरण आपको दिख सकेंगे। वैसे राजस्थान की खास पहचान होती है ब्लैक बक या काला हिरण, तो अब छत्तीसगढ़ में भी बारनवापारा पहचान के रूप में जाना जाएगा काले हिरण के लिए। एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ सलमान खान को इससे दूर रखना है ना भाई। हाँ, वो फिर सुनने में आया बिग बॉस की शूटिंग कर रहा है, तो शूटिंग सुनते ही ब्लैक बक का हाँ बिल्कुल हार्ट रेट बढ़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। तो फिर ये जो है देश की फर्स्ट नदी मोड़ने की घटना, तो आज ने न्यूज़पेपर खंगालते हुए
मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज मिली। हालांकि ये न्यूज कहें या लेख कहें, लेकिन ध्यान आकर्षित करने के लिए काफी था। पूरे देश में नदी मोड़ने की घटना, वो भी गांव वालों के अपने दम से, ये शायद छत्तीसगढ़ में ही सबसे पहली बार हुआ था। ये किस्सा है खरखरा नदी को मोड़ने को लेकर। तो खरखरा नदी का मार्ग परिवर्तन करने की यह घटना हुई थी। 1958 का समय था। कहते हैं कि एक गांव तिरगा गांव उस समय महज 700 या यूं कहूं कि 500 से 700 की कुछ छोटी सी आबादी का एक गांव होता था। ये गांव खरखरा नदी के किनारे होने के कारण अक्सर उसमें आने वाली बाढ़ से प्रभावित रहता था। ये बाढ़ हर साल कोई ना कोई ऐसा रूप लेकर के आती कि तिरगा के बहुत सारे घर, बहुत सारे खेत उजड़ जाते। धीरे धीरे गांव से लोगों का पलायन भी होने लगा। इस बात को देखते हुए, इस बात को सोचते हुए तय किया गांव वालों ने कि भाई बेहतर है कि अपने गांव को हटाने से बेहतर इस नदी का रुख ही मोड़ दिया जाए, इस नदी की बहने की दिशा मोड़ दी जाए। भाई भागीरथी प्रयास था, यानी बहुत बड़ा प्रयास था, लेकिन ये प्रयास किया गया। ये प्रयास किया भंगीराम बेलचंदन जी ने अपने कुछ साथियों यानी गांव वालों के साथ मिलकर के। उन्होंने अपनी जमीन भी दान दी और अपनी जमीन से होकर नदी को गुजरने का अवसर दिया। ये वो दौर था जब लोग बड़े बड़े उद्देश्य से अपनी जमीन दान दे दिया करते थे, आज टाइप नहीं। तो भाई इन्होंने अपनी जमीन भी दान दी और नदी को गुजरने का मौका भी दिया। पूरा गांव जुट गया एक कैनल, एक नहर खोद करके नदी का मार्ग बदलने के लिए, और ये सब कुछ संभव भी हो पाया। और कहते हैं कि इस दृश्य को देखने मध्य प्रदेश के तात्कालिक मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू खुद मौजूद थे कि भाई इतना बड़ा प्रयास गांव वालों ने कैसे कर दिया। आज इस गांव की आबादी 7,000 से ऊपर हो चुकी है। और सोचिए अगर ये घटना हुई नहीं होती, खरखरा का रुख नहीं मोड़ा गया, तो शायद ये गांव छत्तीसगढ़ के भौगोलिक नक्शे में नहीं होता। तो ये किस्सा था। उम्मीद है आपको कुछ जानने का मौका मिला होगा। फिर बात करते हैं गंगालूर और पोटम पार्क। ये दो जगह हैं, बीजापुर से जुड़ी हुई हैं या बीजापुर के भीतर आती हैं, गंगालूर और पोटम पार्क। यहां अभी एक न्यूज छपी थी जिसमें पाषाण जो मृतक स्तंभ है उसको दिखाया गया है। तो पाषाण मृतक स्तंभ जो है उसकी एक श्रृंखला सी लगी हुई है, लंबी सी, और उसको कैप्चर किया गया और बताया गया कि ये जो है ये साक्ष्य है मेगालिथिक युग के, यानी कि महापाषाण काल में। उस समय ये रिवाज होता था कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसके मृतक केंद्र पर या जहां उसकी मृत्यु हुई उसकी याद में एक स्तंभ गाड़ दिया जाए, एक खंभा गाड़ दिया जाए, वो भी पत्थर का। तो ये किया गया है यहाँ। तो उस पर बहुत ड्राइंग वगैरह भी बनाई जाती थी। मुरिया जनजाति ज्यादातर इस तरह का पालन करती है। छत्तीसगढ़ में एक और जनजाति वैसे तो कोरको जनजाति, वो कास्ट के लकड़ी के मृतक स्तंभ गाड़ती है, लेकिन यहाँ बात हो रही है पत्थर के मृतक स्तंभ गाड़ने की, इसीलिए महापाषाण काल से रिलेट कर रहे हैं। 3,000 से भी अधिक साल पुरानी ये परंपरा है माना जाता है। और छत्तीसगढ़ के अलावा बर्मा यानी भारत के अलावा कहना चाहिए, बर्मा क्षेत्र यानी म्यांमार में भी इस तरह के साक्ष्य पाए गए हैं। तो ये एक न्यूज थी, आप भी ध्यान रख लें। बस्तर अंचल तो भाई भरा ही हुआ है रहस्यों से। फिर बात करते हैं अगली न्यूज। तो अब ये क्या पढ़ते हैं, पखांजूर, पंखाजूर, पखांजूर। तो भाई ये जो क्षेत्र है यहाँ एक मिक्स फार्म या मिक्स फार्म की स्थापना की गई थी। सरल शब्दों में कहूं तो सुई धागा केंद्र था, जहां धागे बनाए जाते थे कपास को काट करके, यानी कि रुई काट करके धागे बनाने का काम किया जाता था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ था। आज ये जो फार्म है ये बिल्कुल अपनी बदहाली को रो रहा है। ये इस फार्म का एक जुड़ा हुआ किस्सा है, वो भी आपसे शेयर करता हूं, वो भी आपको बताता हूं। तो भाई ये बात परलकोट क्षेत्र की है और ये बात भारत की भी है और ये बात बांग्लादेश की आजादी से भी है। तो ये वो दौर था जब बांग्लादेश को आजाद कराया गया था। बहुत सारे बांग्लादेशी लोग भारत पलायन करके आए और यहाँ रहने को मजबूर हुए। इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में उनकी बस्ती बसाई गई थी। छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे जगह बसाए गए थे और ये जो जगह थी परलकोट क्षेत्र, वहां बहुत सारे बंग बंधुओं को कुछ गांवों में, इनफैक्ट 133 गांवों में आसपास बसने का, रहने का मौका दिया गया था। रहने तो दे दिया गया, रोजगार क्या देते। तो इसीलिए प्रयास शुरू हुआ था और ये केंद्र बनाया गया था धागा निर्माण कंपनी का। जापान से मशीनें मंगाई गई थी, 118 मशीनें मंगाई गई थी और लोगों को रोजगार भी बहुत तेरा मिला, खूब काम करने का मौका मिला। धीरे धीरे बदहाली की तरफ ये बढ़ने लगा है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का पलायन भी हो गया। कुछ लोग ये पारंपरिक काम छोड़ दिए, कपास नहीं मिल पाने के कारण भी ये काम खत्म हुआ, लेकिन भाई यादगार का हिस्सा बन के रह गया है। तो कांकेर क्षेत्र की ये बात है, ध्यान रखेंगे इस किस्से को भी। आपके प्रदेश का जुड़ा हुआ एक किस्सा था जहां बंग बंधुओं को रोजगार देने के लिए मिक्स फार्म की स्थापना कर दी गई थी। फिर बात करते हैं रायपुर रेल मंडल की। रायपुर रेल मंडल अभी चर्चा में आया जब धमतरी तक चलने वाली
अच्छा, आपको पता है ना, रायपुर से धमतरी तक छोटी पटरी चलती थी जिसको नैरो गेज कहते हैं, जिसमें पटरियों के बीच गैप जो होता है वो 1 मीटर से कम होता है। तो वो नैरो गेज वाली पटरी चल रही थी और उसमें भाई संचालन भी होता था। ये कुछ 1890 के आसपास की बात है। रायपुर से धमतरी तक के लिए छोटा रेल पटरी वाला केंद्र बना दिया गया था। अब ये संचालन जब तक होता रहा 2016 तक आते आते ये सब पूरी तरह बंद हो गया है। अब चूंकि ये बंद हो गया है तो वो जो इंजन थे वो अब रिटायर हो गए। अब उनका क्या, तो बेहतर है कि वो कबाड़ बनने से बेहतर उसे हेरिटेज बना दिया जाए। अच्छा होगा ये कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी ये पता रहे कि भाई इस तरह के इंजन भी चला करते थे। ये इंजन ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए थे, मैनिंग बार्डले नाम की कंपनी इसको तैयार किया करती थी। तो अब देखें, ये रायपुर के रेल मंडल में मौजूद रहेगा, आप भी जाकर के इसका निरीक्षण कर सकते हैं। और वो छोटी पटरी तो बस अब यादों का हिस्सा बन करके रह गई। आप में से किसी ने सफर किया है क्या इस छोटी वाली पटरी पर, रायपुर से धमतरी के लिए ट्रेन पकड़? अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा रोज का न्यूज जानने का, हर दिन बहुत समाचार नहीं रहते, तो कमेंट बॉक्स में बताया करो और आप शेयर करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल मिलेंगे नए समाचारों के साथ। थैंक यू।